स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर हमारे पास दो पर्सपेक्टिव आते हैं, एक आता है कंसेंसस और दूसरा आता है कॉन्फ्लिक्ट। बेटा बहुत ही सिंपल सी बात है, कंसेंसस का मतलब है जो कि सोशल स्टेबिलिटी चाहते हैं लोग, और इसमें हमारे पास जो पर्सपेक्टिव आ जाता है उस पर्सपेक्टिव के अंदर आ जाता है फंक्शनलिज्म। और कॉन्फ्लिक्ट वाले लोग जो चाहते हैं वो एग्जिस्टिंग सिस्टम को अपोज करते हैं, वो चाहते हैं सोशल चेंज, तब्दीली चाहते हैं, बिकॉज उनको एग्जिस्टिंग ऑर्डर से प्रॉब्लम्स हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है मार्क्सिज्म एंड फेमिनिज्म। ठीक है, फंक्शनलिज्म की थ्योरी दी थी एमिल डर्कहाइम ने, मार्क्सिज्म की आइडिया को कार्ल मार्क्स सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मार्क्स सपोर्ट करते हैं। ठीक है जी, अब ये कोर पर्सपेक्टिव है। अब देखो, चाहे कंसेंसस वाले कह रहे हो दे सपोर्ट द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट वाले कह रहे हो कि भाई वी डोंट सपोर्ट दिस एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, लेकिन दोनों का एक चीज पर बिलीव है, लाइक human action is a result of structural forces. Human action is a result of structural forces. ये दोनों के किस चीज पर बिलीव करते हैं? ये दोनों डिटर्मिनिज्म पर बिलीव करते हैं कि इंसान खुद से कुछ नहीं करता, उसके पीछे स्ट्रक्चरल फोर्सेस होती हैं जो अप्लाई हो रही होती हैं। देखिए, इस बात को याद रखिएगा, अगर कभी एग्जाम में या कहीं पे भी लिखा हुआ आ जाए कंसेंसस स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है, कंसेंसस स्ट्रक्चरलिज्म की अगर हम बात करते हैं, कंसेंसस स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब है दे सपोर्ट द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो हमारे पास इसमें आता है फंक्शनलिज्म। अब फंक्शनलिज्म की कौन कौन सी चीजों को हम आज पढ़ेंगे उस बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए जी, कीप दिस थिंग इन योर माइंड के they support existing social order and social institutions, they support existing social order and institutions। ठीक है जी, यानी कि फैमिली, एजुकेशन, मीडिया, रिलीजन को ये सपोर्ट करेंगे। इसके लिए इनके पास जो आइडियाज हैं वो बहुत सिंपल हैं, और जो थ्योरिस्ट हैं उनको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। डर्कहाइम आएंगे हमारे पास, इमाल डर्कहाइम जो कि एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। हमारे पास इसमें पार्सन्स आएंगे, और काफ़ी सारे आइडियाज़ इन दोनों के सिमिलर हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखो, डर्कहाइम ने पहली आइडिया जो दिया था वो ऑर्गेनिक एनोलॉजी का दिया था, जो मैं ऑलरेडी 10 बार समझा चुका हूँ, तो उसको मैं अभी नहीं डिस्कस कर रहा, कि सोसाइटी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन बॉडी एंड सोशल इंस्टीट्यूशन एक्ट लाइक अ ऑर्गन्स ऑफ दैट ह्यूमन बॉडी। ठीक है, फिर एमिल डर्कहाइम ने सोशल सॉलिडारिटी की बात की। सोशल सॉलिडारिटी का मतलब है यूनिटी विद इन द सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी के अंदर यूनिटी आती है, यूनिटी विद इन द सोसाइटी। अब सोसाइटी के अंदर यूनिटी कैसे आएगी? याद रखिए, जब सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस एक पॉइंट पर अलाइन होंगे, यानी कि वैल्यू कंसेंसस हो रहा होगा। वैल्यू कंसेंसस का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट ओवर द वैल्यूज ऑफ सोसाइटी, ओवर द वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। All the institutions are supporting one mindset, one value, one idea, तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी में क्या आ जाएगी? सॉलिडारिटी। याद रखो, इसी वैल्यू कंसेंसस से सोसाइटी में सोशल ऑर्डर भी मेंटेन होगा। क्यों? क्योंकि जब सारे इंस्टीट्यूशन एक ही बात कर रहे होंगे तो वो आपको मजबूर करेंगे टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे, ठीक है, वो आपको मजबूर कर रहे होंगे। ठीक है, अब
सोसाइटी में वैल्यू कंसेंसस कब आता है? एग्रीमेंट ओवर द वैल्यूज बाय ऑल सोशल इंस्टीट्यूशंस, जब सारे इंस्टीट्यूशंस एक पॉइंट पर जमा हो जाते हैं, ठीक है। इसी वैल्यू कंसेंसस से सोसाइटी का कलेक्टिव कंसाइंस या फिर आप इसको कलेक्टिव विल ऑफ द सोसाइटी भी कहते हो। अब ये कलेक्टिव विल का मतलब क्या है? अब आपकी फैमिली बोलती है ना लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी ने एग्रीड कर लिया एक पॉइंट के ऊपर, सोसाइटी एग्री कर लिया कि हम इस बात को सपोर्ट करेंगे, वी आर गोइंग टू सपोर्ट दिस आइडियोलॉजी। समझ में आई बात? अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली ट्रुथफुलनेस, सही है, ट्रुथफुलनेस को सोसाइटी के सारे सोशल इंस्टीट्यूशन सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली सोसाइटी के ये रहे सोशल इंस्टीट्यूशंस, और इन सोशल इंस्टीट्यूशंस ने मेरा बेटा एक सोशल फोर्स अप्लाई की, और इस सोशल फोर्स ने एक वैल्यू कंसेंसस, एक वैल्यू यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी, एक एग्रीमेंट ओवर द वैल्यू रिप्रेजेंट किया। सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या हैं? फैमिली, एजुकेशन, मीडिया, रिलीजन, स्टेट, ये सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस ने एक सोशल फोर्स, एक वैल्यू कंसेंसस अप्लाई की ट्रुथफुलनेस के हवाले से कि आपने सच बोलना है, ठीक है, सही है, एम राइट? भाई देखें बहुत सिंपल सी बात है, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस ने एक वैल्यू कंसेंसस एग्रीमेंट ओवर द वैल्यूज हुआ, और उस वैल्यू एग्रीमेंट की बेसिस पे उन्होंने एक सॉलिडारिटी, यूनिटी की बेसिस पे सारे इंस्टीट्यूशंस ने आप पर एक फोर्स अप्लाई की कि आपने सच बोलना है, ट्रुथफुलनेस, राइट? तो ऑटोमेटिकली वो जो ट्रुथफुलनेस थी वो एक वैल्यू कंसेंसस बन गई, और आप उसी हिसाब से एक्ट करना शुरू हो गए। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी? अनोमी सोशल ऑर्डर ब्रेक कहाँ पर होगा? सोशल ऑर्डर ब्रेक उस पॉइंट पर होगा जब आपको एजुकेशन बोल रहा है सच बोलो, मीडिया बोल रहा है सच बोलो, घर वाले बोल रहे हैं सच नहीं बोलो, झूठ बोलो। एनोमी क्रिएट हो गई, आप एक कंफ्यूजन का शिकार हो गए। देखो याद रखो, सोशल ऑर्डर का जो एंटोनियम होता है वो अनोमी होता है। समझ में आई बात? सोशल ऑर्डर क्या है? स्टेबिलिटी है, प्रिडिक्टेबिलिटी है, प्रिडिक्शन है, ठीक है, प्रिडिक्टेबिलिटी है, वर्सेस अनोमी। अनोमी यानी कि कंफ्यूजन है। अच्छा जी, अब इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ? सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस एग्रीमेंट ओवर दी वैल्यूज समझ में आ गया, ठीक है, कि वैल्यूज किस तरह से सोशल इंस्टीट्यूशंस इंपोज कर रहे होते हैं। उसी तरीके से क्राइम का आइडिया है, क्राइम के आइडिया को अपोज किया जाता है सोशल इंस्टीट्यूशन की जानिब से। अब देखिए याद रखिएगा, अगर सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस एक ही सोशल सॉलिडारिटी को फॉलो करें, कलेक्टिव कंसाइंस, कलेक्टिव विल को फॉलो करें, तो सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या हो जाएंगे बेटा? वो स्टेबिलिटी को प्रमोट कर रहे होंगे और ऑर्डर को प्रमोट कर रहे होंगे। इसको प्रमोट कर रहे होंगे, ऑर्डर और, ठीक है। अगर एक इंस्टीट्यूशन अलग बात कर रहा है, दूसरा इंस्टीट्यूशन अलग बात कर रहा है, तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी, अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो हो जाएगा, जिसको हम सोशियोलॉजी की लैंग्वेज में अनोमी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बेटा? अनोमी, ठीक है। अब ये एक बेसिक हमारा प्रिंसिपल समझ में आता है, ठीक है। फिर हमारे पास पार्सन्स आते हैं, हम इनकी ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पहले इनकी आसान वाली थॉट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर मुश्किल वाली थॉट पे आएंगे। पार्सन्स ने कहा था आपका सोशल सिस्टम, एक्चुअल में मैंने एक और बात भी पहले समझाई थी, सोशल इंस्टीट्यूशंस आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। आपका सोशल सिस्टम जो होता है, तो जनाब सोशल सिस्टम, सोसाइटी का जो सिस्टम है, ये सोशल सिस्टम मल्टीपल एक्चुअली 4 सबसिस्टम से मिलकर बनता है। कितने सबसिस्टम से मिलकर बनता है? 4 सबसिस्टम्स, ठीक है। 4 सबसिस्टम्स कौन कौन से हैं? जैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है, डिफरेंट तरह के सिस्टम से मिलकर बनता है। देयर आर मल्टीपल सबसिस्टम्स वर्किंग टुगेदर टू फॉर्मुलेट वन सिस्टम। 4 सबसिस्टम्स से का जो पहला सबसिस्टम होता है, द फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल सबसिस्टम। पॉलिटिकल सबसिस्टम क्या होता है बेटा? जो कि आपका कौन देता है?
स्टेट देता है, स्टेट की जानिब से होता है, गवर्नमेंट होता है। अब देखो इन सारे सब सिस्टम्स का एक दूसरे के साथ अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्टेट अलग कहानी सुना रहा है, फैमिली अलग कहानी सुना रही है, इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, सही है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है, वैल्यू सिस्टम फेल हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? फिर अनदर सब सिस्टम इज इकोनॉमिक सब सिस्टम, जो कि एक्चुअल में आता है आपके वर्क प्लेस से। फिर हमारे पास नेक्स्ट सब सिस्टम आता है क्या, दैट इज कल्चरल सब सिस्टम, जो कि हमारे कल्चरल इंस्टीट्यूशंस कर रहे होते हैं, जैसे कि एजुकेशन, मीडिया, रिलीजन, मीडिया, रिलीजन, ये सारे आपके कल्चरल सब सिस्टम्स हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं जनाब, हमारे पास चौथा सब सिस्टम आता है दी फैमिली। All these subsystems are closely interlinked and interconnected with each other. All these subsystems are closely interlinked and interconnected with each other. ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आती है? ठीक है, अब मैं स्टोरी को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। अब देखो ये सबसिस्टम ऐसा क्या कारनामा अंजाम दे रहे हैं जिसकी वजह से फंक्शनलिस्ट इन सबसिस्टम्स को इतना सपोर्ट करते हैं। ठीक है, पार्सन्स ने इसी चीज़ पे एम्फेसाइज किया है। पार्सन्स के मुताबिक ये कुछ 4 फंक्शनल प्रीरेक्विजिट्स देते हैं। ये क्या देते हैं बेटा? 4 फंक्शनल प्रीरेक्विजिट्स, यानी कि अगर ये काम सही से करेंगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम सही से काम करता रहेगा। ठीक है, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम के लिए इन सोशल इंस्टीट्यूशंस का इन फंक्शंस को परफॉर्म करना ज़रूरी है। ठीक है, इसको आप एसेंशियल फंक्शंस भी कह सकते हैं आसान समझने के लिए। अब हर इंस्टीट्यूशंस के ये जो फंक्शनल प्रीरेक्विजिट्स हैं उसने एक जेनेरिक प्रीरेक्विजिट्स दे दिए। ठीक है, उन जेनेरिक प्रीरेक्विजिट्स से हुआ क्या, हम उन जेनेरिक प्रीरेक्विजिट्स को हर जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। देखें ये कौन से फंक्शनल प्रीरेक्विजिट्स हैं। ठीक है, पहले इन प्रीरेक्विजिट्स को समझते हैं। जिन्होंने बेसिक्स पढ़ी हुई उन्होंने भी ये नहीं पढ़ा हुआ, जिन्होंने ओ लेवल्स पढ़ के आए उन्होंने भी ये नहीं पढ़ा हुआ, मुझे ये बात पता है। अच्छे से समझिएगा, टेक्निकल चीज़ है ये, समझने वाली चीज़ है, पढ़कर समझ में नहीं आएगी। एवरीवन हियर, पहला प्रीरेक्विजिट्स कहते हैं कि भाई हर इंस्टीट्यूशन जो है वो गोल अटेनमेंट का मकसद सेट करता है। अब ज़रा सोचो उस क्यूट सी फैमिली के बारे में जिसकी फैमिली का कोई मकसद नहीं। सही है, बच्चों को पैदा करने का कोई मकसद ही नहीं है। ठीक है, बच्चे खुद ही बड़े हो रहे हैं। ठीक है, हाँ वो क्यों किया उनसे भी पूछना पड़ता है कि सर ये क्यों किया था। ठीक है, वो बोलते हैं भाई परियां छोड़ के चली गई थी। ठीक है, तो अब ऑटोमेटिकली रीजनिंग है ना। अब सुनो मेरी बात, फैमिली है, अब क्या है वो फैमिली के बारे में सोचो कि बच्चों को इस दुनिया में लेके आ गए, कोई मकसद नहीं है। अब कुछ फैमिलीज होती हैं बहुत मकसद क्लियर होता है, हम अपनी इनहेरिटेंस को फॉरवर्ड करना चाहते हैं। ठीक है भाई, मकसद है, सही सीधी सी बात है। हम अपने बिजनेस को नेक्स्ट जनरेशन को मुंतकिल करना चाहते हैं। ठीक है, फिर एक अम्मा अब्बा होते हैं कहते हैं मेरा बच्चा अच्छा इंसान का बच्चा बन जाए। ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट टू हैव अ गुड ह्यूमन बीइंग, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। एक होते हैं अम्मा अब्बा जो कहते हैं हमें अपने बच्चों को मुस्तकबिल का सहारा बनाना है, सबसे खतरनाक होते हैं। ठीक है, तो वो मुस्तकबिल का सहारा बनेगा या जो भी ऑब्जेक्टिव है वो उसका होना चाहिए। समझ में आएगा? अब सेम केस गोज विद एजुकेशन सिस्टम। तुम इतनी क्यूटनेस के साथ यहाँ बैठे हुए क्यों हो, पढ़ क्यों रहे हो तुम मेरे साथ? ताकि तुम ओ लेवल से एग्जाम, ए लेवल से एग्जाम दे सको। सही है, बड़ा घटिया मकसद है वैसे, सही है, लेकिन यानी कि माजरत के साथ एजुकेशन का मकसद हमने बहुत छोटा कर दिया। एजुकेशन का मकसद इससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अच्छी लगे बुरी लगे बात तो ये कि गोल अटेनमेंट है। ठीक है, हर इंस्टीट्यूशन का अपना एक रीजन है, अपना एक गोल है। विदाउट द गोल इंस्टीट्यूशन कैन नॉट फंक्शन। इंस्टीट्यूशन कैन नॉट फंक्शन। रिलीजन है, उसका अपना फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव है, गोल है। अगर वो भी नहीं होगा, अब लेट सपोज रिलीजन का मकसद खत्म हो जाएगा, आपको जन्नत में लेके जाना है। जन्नत में लेके जाना है बेटा, सही है, जन्नत
फिल्म की बात नहीं कर रहा, जन्नत हेवन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ऑटोमेटिकली रिलीजन का अगर ये मकसद ना हो तो आप रिलीजन को फॉलो क्यों करोगे? समझ आई बात? हर इंस्टीट्यूशन का एक गोल होता है। अब मजे की एक बात बताऊं, और वो गोल कभी कभी चेंज भी हो जाता है, ठीक है। लेट्स सपोज आपके अम्मा अब्बा की ख्वाहिश थी मेरा बच्चा बड़ा नेक पारसा इंसान बने, ठीक है। किस्मत की खराबी थी या पता नहीं क्या मामला की कमी, आप बड़े कोई महा करप्ट ऑफिसर बन गए, ठीक है। पॉसिबिलिटी है, अल्लाह ना माफ फरमाए। तो लेट्स सपोज अब हो ये सकता है कि फैमिली अपनी इकोनॉमिक रीजनिंग की वजह से या इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स की वजह से अपना गोल चेंज कर ले। फैमिली बोले भाई बस सही है, खैर एक्सेप्ट कर, तो गोल में चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब एवरीवन हियर, आप मुझे आज एक बात बताएं, कंप्यूटर साइंसेस के अंदर एक ज़माने में गोल ये था कि भाई आपने बैचलर्स करना है, मास्टर्स करना है। आज के दौर में क्या है, एजुकेशन सिस्टम का गोल चेंज हो गया कि आपको स्किल्स आने चाहिए कंप्यूटर साइंसेस के। क्लियर हो गई बात? स्किल बेस्ड है ना, आपको लैंग्वेजेस आनी चाहिए। कंप्यूटर साइंसेस की बात कर रहा हूँ सर, बहुत मुश्किल चीज़ है, छोड़ दो, ठीक है। तो अब ऑटोमेटिकली क्या सीन है कि एजुकेशन सिस्टम के भी गोल चेंज हो जाते हैं। अब ये गोल चेंज क्यों होते हैं? इफ देयर इज अ चेंज इन वन इंस्टीट्यूशन देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन ओवर द अदर इंस्टीट्यूशन। वर्क प्लेस की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, वर्क प्लेस का गोल चेंज हो गया, तो एजुकेशन सिस्टम का भी गोल चेंज हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? इसको हम कहते हैं चेंजिंग इक्विलिब्रियम। यानी कि सोसाइटी में स्टेबिलिटी तब मेंटेन रहती है जब एक इंस्टीट्यूशन में आने वाला चेंज दूसरा इंस्टीट्यूशन भी, मूविंग इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, दूसरा इंस्टीट्यूशन भी अडॉप्ट करना शुरू कर दे। अच्छा, दूसरी चीज हमारे पास क्या आती है मेरा बेटा? इस गोल को अचीव करने के लिए आपको एक गोल अटेनमेंट को हम ऑब्जेक्टिव कह लेते हैं, आपको एक अडॉप्टेशन की जरूरत होगी। अडॉप्टेशन यानी कि एनवायरनमेंट की जरूरत होगी। अब इस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? आपको एजुकेशन हासिल करने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा, क्लास में बैठना पड़ेगा, टीचर्स के साथ बैठना पड़ेगा, एक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। फैमिली, अच्छा अब हमारे साथ मसला क्या है, पाकिस्तानी बच्चों का प्रॉब्लम ये है, हमारी फैमिलीज के ऑब्जेक्टिव अलग होते हैं, एनवायरनमेंट अलग होता है। बच्चे को हाफिज कुरान बनाना है, घर में पूरा दिन जो है नेटफ्लिक्स चलता रहता है, ठीक है, बड़ी वाली स्क्रीन पे। हाँ बहुत अच्छी बात है बेटा, जो सही नहीं कि मकसद ये कि भाई ऑब्जेक्टिव वेरी कर रहा है ना यार, ठीक है, सही है। हाँ नहीं कोई मसले की बात नहीं, सही है, मैं गलत समझा था, आप गलत समझे, ठीक है। मकसद ये कि डेविएशन है भाई, आपके अम्मा अब्बा चाहते हैं पढ़ाई लिखाई हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाओ। अब बहुत सिंपल सी बात है, आपके अम्मा अब्बा हर 15 दिन के बाद आपको फॉरेन टूर पे ले जाते हैं। हो जाता है कभी, कुछ होते हैं, सही है, अच्छा नहीं होते हैं ना, अच्छा ओके। तो अब ऑटोमेटिकली हर 15 दिन के बाद अब क्या है, ऑब्जेक्टिव मीट हो पाएगा? खाक, कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है, आप बैठे रहो। तो ऑटोमेटिकली अडॉप्टेशन ऑफ एनवायरनमेंट बहुत जरूरी, अडॉप्टेशन जिसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं वो बहुत होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप ऑब्जेक्टिव मीट नहीं कर सकते, सही है। अब लेट्स सपोज आप एजुकेशन सिस्टम में हो, आप ए लेवल्स के एग्जाम का आपका गोल है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, मैं आपको हर दूसरे दिन यहाँ पर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दूं जिसमें पढ़ाई नहीं हो सकती, बाकी सब कुछ हो सकता है, ठीक है। लेट्स सपोज आपके आसपास के बच्चे इस काबिल नहीं है पढ़ाई हो सके, ठीक है, पेयर ग्रुप सपोर्टिव नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एनवायरनमेंट आगे पीछे होगा, आपका गोल अचीव नहीं हो सकता। समझ में आई बात? फिर नेक्स्ट एलिमेंट इज इंटीग्रेशन, ठीक है, इसको हम कहते हैं, इसको सोशलाइजेशन भी कह सकते हैं आप, इसके साथ जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, इंटीग्रेशन विद ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आपको अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, एम आई राइट? यू नीड टू कॉल योरसेल्फ, यू नीड टू एसोसिएट योरसेल्फ विद समवन, ठीक है भाई। लेट्स सपोज आपने कहा मैंने ए लेवल्स का एग्जाम देना है, ना मैं स्कूल जाऊंगा, ना मैं यूट्यूब से पढ़ूंगा, मैं खुद से खुद कर लूंगा, खुद से कुछ नहीं हो सकता, ऐसा
वही मैंने यूट्यूब की बात की ना, आप वो भी एजुकेशन ही है, न्यू फॉर्म ऑफ एजुकेशन है। तो ऑटोमेटिकली बहुत सिंपल सी बात है, आपको अपने आप को इंटीग्रेट करना पड़ेगा किसी सिस्टम के साथ। एम आई राइट? फिर आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है इसके साथ, जिसको हम कहते हैं लेटेंसी। क्या कहते हैं बेटा? लेटेंसी का मतलब होता है प्रॉब्लम रेजोल्यूशन। सही है? अब आपको एक ऐसा सिस्टम बना के दिया जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपने उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। जैसे कि रूल्स सिस्टम हो गया, सही है, लॉ हो गया सोसाइटी के अंदर, ठीक है, रूल्स एंड लॉ। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, कॉलेज ने आपको बताया कि 50% से अबव पास है, 50% से नीचे फेल है। अब ये एक सिस्टम बना हुआ है ना, एक रूल बना हुआ है, एंड एवरीवन हैज टू फॉलो दिस रूल्स। अगर कोई बच्चा इस रूल को फॉलो नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली वो सस्टेन नहीं कर सकता। एक सिस्टम बना हुआ होना चाहिए, पास और फेल का एक मैकेनिज्म बना हुआ होना चाहिए। ये नहीं है कि जिसको अच्छा लगा पास कर दिया, जिसको अच्छा लगा बुरा लगा फेल कर दिया। ये मैकेनिज्म ओपन, वरना क्या होगा, अनोमी क्रिएट हो जाएगी। प्रॉब्लम रेजोल्यूशन का एक सिस्टम बना हुआ होना चाहिए। समझ में आई बात? अच्छा, ये सारे फंक्शंस मल्टीपल इंस्टीट्यूशन मिलके भी कर सकते हैं। जैसे कि स्टेट ने गोल सेट कर दिया, क्या कहते हैं, वर्क प्लेस ने एक एडॉप्टेशन, एक एनवायरमेंट प्रोवाइड कर दिया, एजुकेशन सिस्टम ने एक इंटीग्रेशन प्रोवाइड कर दिया। इंटीग्रेशन का रोल, एक ऑर्गेनाइजेशन का रोल, जहाँ पे वर्कर्स तैयार होने लगे। फिर रिलीजन ने लेटेंसी का फंक्शन परफॉर्म करना शुरू किया। रिलीजन ने बता दिया क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो ये मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस मिल मिलाकर भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक में जो एग्जाम्पल है वो सिर्फ एजुकेशन के हवाले से, कि हाउ एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड दिस फंक्शनल प्रीरेक्विजिट्स। इस बात को जरा समझते हैं। अच्छा जी, अब इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं पार्सन्स के आइडिया को। For Parsons, institutions do this by developing 4 ways to solve 4 problems of their existence. ठीक है, यानी कि वो क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सोसाइटी में सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, फंक्शनल प्रीरेक्विजिट्स। We can show this using the example of education. अब पहला एलिमेंट क्या है, गोल मेंटेनेंस। Everyone here, गोल मेंटेनेंस क्या करता है, institutions must provide people with goals to achieve, यानी कि ऑब्जेक्टिव देना जरूरी है, such as academic qualification. एजुकेशन सिस्टम ने क्या किया, एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन का आपको गोल सेट करके दिया। फिर आता है एडॉप्टेशन। टू अचीव इंस्टीट्यूशनल गोल्स, पीपल नीड टू कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट सच एज क्लासरूम, टीचर्स विद इन विच पीपल कैन वर्क। एम आई राइट? ठीक है, एक एनवायरनमेंट का होना जरूरी है। इंटीग्रेशन, पीपल मस्ट हैव मोटिवेटेड टू अचीव एजुकेशनल गोल्स एंड वन वे टू डू दिस बाय इनकरेज टू सेंस ऑफ बिलोंगिंग, यानी कि आप किसी स्कूल के साथ लिंक होगे, किसी कॉलेज के साथ लिंक होगे, किसी बोर्ड के साथ लिंक होगे, तब जाके आप अपने आप को इंटीग्रेट करोगे। बोर्ड विद द वाइडर सोसाइटी वेयर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आर यूज्ड टू सॉर्ट आउट डिफरेंशियल एडल्ट्स इन द वर्क प्लेस, यानी कि एक सिस्टम के अंदर आप अपने आप को इंटीग्रेट करोगे। एंड टू द एजुकेशन सिस्टम इटसेल्फ, स्कूल क्या है बेटा, स्कूल एक इंटीग्रेशन प्रोवाइड कर रहा है। एम आई राइट? फिर हमारे पास क्या आता है, लेटेंसी का फंक्शन। ठीक है, लेटेंसी कहता है कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन द इंस्टीट्यूशन मस्ट बी मैनेज एंड रूल्स क्रिएटेड टू एनकरेज डिजायरेबल बिहेवियर एंड पनिश रूल ब्रेकिंग डिविएंस। सही है, यानी कि अगर कोई बच्चा रूल ब्रेकिंग करेगा तो उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, इन स्कूल्स दीज रूल्स कवर थिंग्स सच एज अटेंडेंस, बिहेवियर एंड ड्रेस। दे आर डिजाइन्ड टू मेंटेन अ पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ इन इंस्टीट्यूशन। सही है, यानी कि जो उसका लाइफ का इंस्टीट्यूशन का रोल है वो फुलफिल करना। अब कभी कभार ऐसा होता है कि एक इंस्टीट्यूशन एक काम करना चाह रहा है और दूसरा इंस्टीट्यूशन इसको रोक रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो इससे क्या होता है, अनोमी क्रिएट हो जाती है, बच्चा ऐसी ऐसी चीजें सीखता है जो उसको नहीं सीखनी चाहिए। ठीक है,